आज हम लोग पढ़ेंगे कैनाल डिजाइन। कैनाल का कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, देखो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट क्या होता है। देखो, वाटर फ्लोइंग इन अ चैनल हैज अ टेंडेंसी टू स्कोर इट्स सरफेस, silt, gravel, or even the large boulders are detached from the bed or side of the channel and moved downstream by the moving water. This phenomena is known as sediment transport. ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट क्या है। देखो, बेड लेवल्स में चेंज बाय डायरेक्ट स्कोरिंग or deposition of sediment and thereby leading to changing in flood levels. Scouring and silting of the river banks may create sharp and irregular curves which increases the flow resistance of the channel. ठीक है, thereby the flood level gets raised for the same discharge. The storage capacity of the reservoir is reduced by silting and thereby reducing use एंड लाइफ ऑफ रिजर्वायर। तो इन सब कारणों से हमें सेडिमेंट के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानना जरूरी है। नाउ सेडिमेंट लोड क्या होता है। देखो, सेडिमेंट लोड इज द बर्डन ऑफ सेडिमेंट कैरिड बाय द फ्लोइंग वाटर इन अ कैनाल। द सेडिमेंट मूविंग इन वाटर हैज बीन क्लासिफाइड एज बेड लोड एंड सेडिमेंट लोड। तो बेड लोड क्या है। द सेडिमेंट मूव्स अलॉन्ग द बेड विद ओकेजनल जंप इनटू द चैनल। सस्पेंडेड लोड क्या है। Sediment load is maintained in suspension due to the turbulence of the flowing water। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं मैकेनिज्म ऑफ बेड फॉर्मेशन। देखो, एट लो वेलोसिटीज द बेड डू नॉट मूव एट ऑल बट ऑन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी इट गोज ऑन एज्यूमिंग डिफरेंट शेप्स। ठीक है, कौन कौन से शेप होते हैं देख लेते हैं। देखो, पहले आता है सा टूथ रिपल, फिर ड्यून्स विद रिपल्स, फिर ड्यून्स, फिर फ्लैट सरफेस, फिर सैंड वेव्स इन एसोसिएशन विद सरफेस वेव, फिर लास्ट में एंटी ड्यून। ठीक है, नो हम लोग समझते हैं मैकेनिक्स ऑफ सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट। देखो, वी एज्यूम दैट द सॉइल टू बी इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट बारे में आगे देखेंगे। एंड द स्टडी ईच एंड वी स्टडी ईच सॉइल ग्रेन इंडिविजुअली। ठीक है, ये जंक्शन है हमारे। We confine ourselves to the mechanism of movement of sand and gravel only as most of our river beds are made up of sand and gravels। ठीक है, बेसिक मैकेनिक्स क्या इन्वॉल्व है। ड्रैग फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑन चैनल बेड। ठीक है, दिस फोर्स इज नोन एज ट्रैक्टिव फोर्स और शियर फोर्स और ड्रैग फोर्स। ठीक, नाउ अब यूनिट ट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना निकल के आता है, गामा डब्लू इंटू आर इंटू एस, ये हो गया एवरेज ड्रैग। ठीक है, तो ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स अगर ट्रिपोजल चैनल कैसा है, नीचे साइड क्या है गामा डब्लू इंटू आर एस और साइड में 0.75 टाइम्स हो जाता है इसका। ठीक है ना, इनकोहेरेंट सॉइल क्या होती हैं, आर द कोजनलेस सॉइल सच एज सैंड एंड ग्रेन। एक और चीज़, द यूनिट ट्रैक्टिव फोर्स इन चैनल इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द वेटेड पैरामीटर। देखो पढ़ लिया है, लेकिन अगर वाइड चैनल होगा तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। नाउ थ्रेशोल्ड मोशन ऑफ द सेडिमेंट फॉर नॉन स्कोरिंग चैनल। व्हेन velocity of flow through a channel is very small, the channel bed does not move at all and the channel behaves as rigid boundary channel. As the flow velocity increases steadily, a stage is reached when the shear force exerted by the flowing water on the bed particles will just exceed the force opposing their movement, leading to intermittent movement of few particles on the bed. This condition is called the incipient motion condition or critical condition or the threshold point। ठीक है, a knowledge of the velocity at such a critical condition occurs is quite useful in designing stable non-scoring channel। ठीक है, now design of non-scoring stable channels having protected side slopes in alluvium। ठीक है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे सील्ड एक्सपेरिमेंट मेथड। देखो, अकॉर्डिंग टू हिम द बेड पार्टिकल्स बिगेंस टू मूव
when the drag force exerted by the fluid on the particles just equal or exceed the resistance offered by the particle to its movement। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा। तो उसके अनुसार हम लोग देखते हैं, फॉर डिजाइनिंग नॉन स्कोरिंग चैनल्स इन कोर्स एल्यूवियम टाउ नॉट शुड बी लेस देन टाउ सी। ठीक है, तो टाउ नॉट तो गामा डब्ल्यू इंटू आर एस हो गया, और टाउ सी क्या है, जी 0.056 इंटू गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू जी एस माइनस वन। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम लोग ने निकाल लिया डी की वैल्यू, इट शुड बी ग्रेटर देन 10.8 आर इंटू एस। ठीक है, द अबव इक्वेशन गिव्स द मिनिमम साइज ऑफ बेड मटेरियल so that it will remain in rest at in the channel for a given R and S। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, देखो मैनेक्स रिगोसिटी कोफिशिएंट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला होता है n इक्वल टू डी पावर 1/6 अपॉन 24। it is only applicable to the rigid boundary channel, it does not account for form roughness which is caused by the undulation in the bed of a movable boundary channel। ठीक है, दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर रिवर्स विद बेड्स ऑफ कोर्स मटेरियल प्रैक्टिकली फ्री फ्रॉम द रिपल्स। ठीक है, द ट्रू वैल्यू ऑफ एन इन मैनेक्स इक्वेशन विल रिप्रेजेंट रफनेस ऑफ बेड कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेन रफनेस एज वेल एज द फॉर्म रफनेस, दोनों लेता है। ठीक है, नाउ फॉर अनप्रोटेक्टेड साइड स्लोप के लिए क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज आएगा टाउ सी डैश, हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं टाउ सी के स्थान पे, विच विल इक्वल टू टाउ सी अपॉन टाउ सी इक्वल टू रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर फाइव। टाउ सी डैश क्या है, द शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू मूव द सिंगल ग्रेन ऑफ वेट डब्ल्यू ऑन द साइड स्लोप्स। टाउ सी क्या है, द क्रिटिकल स्ट्रेस ऑन द शियर और द शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू मूव अ सिमिलर ग्रेन ऑन द हॉरिजॉन्टल बेड। ठीक है, तो सर टाउ सी डैश शुड बी लेस देन टाउ सी, और यहाँ पे जो स्लोप के लिए जो टाउ नॉट डैश होगा वो 0.75 गामा डब्ल्यू इंटू आर एस होगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंस इक्वेशन टू एस्टिमेट द ट्रांसपोर्टेड सेडिमेंट इन अ कैनाल। तो पहली इक्वेशन है रोज इक्वेशन, इन्होंने ये रोज इक्वेशन दी है, सी अपॉन सी ए इक्वल टू ए डी माइनस वाई कुछ दिया है। ठीक है, तो सी क्या है, सेडिमेंट कंसंट्रेशन एट डिस्टेंस y क्या है, एनी डिस्टेंस फ्रॉम द बेड। सी ए क्या है, सेडिमेंट कंसंट्रेशन एट अ नोन डिस्टेंस ए अपार्ट। डी क्या हो गया, टोटल वाटर डेप्थ, और डब्ल्यू नॉट क्या हो गया, फॉलिंग वेलोसिटी ऑफ द ग्रेन इन अ स्टिल वाटर। ठीक है, और वी स्टार क्या हो गया, शियर फ्रिक्शन वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ओवर टाउ नॉट अपॉन रो डब्ल्यू। के जो होता है जनरली 0.4 लेते हैं, ये वॉन कार्मन यूनिवर्सल कांस्टेंट है। दिस इक्वेशन जो होती है इज नोन एज सस्पेंडेड लोड कंसंट्रेशन इक्वेशन। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है रोज इक्वेशन की देख लेते हैं। देखो, इट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड टू प्रिडिक्ट द सेडिमेंट कंसंट्रेशन एट एनी पॉइंट अनलेस द सेडिमेंट कंसंट्रेशन एट सम नोन डिस्टेंस ए अबव द चैनल बेड इज प्री नोन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन जो ड्राइव की गई है, क्या जम्पसन लिए गए हैं, 2D स्टडी फ्लो, कांस्टेंट फॉल वेलोसिटी डब्ल्यू नॉट एंड कांस्टेंट वैल्यू ऑफ कार्मन्स कांस्टेंट के। एक चीज़ नोट करो, द बोथ डब्ल्यू नॉट एज वेल एज के वेरी विद द सेडिमेंट कंसंट्रेशन एंड टर्बुलेंस। तो फिर एक सील्ड फार्मूला दिया गया, इसके बाद उन्होंने क्या कहा, सेडिमेंट ऑफ यूनिफॉर्म साइज टेकन इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ जीएस वाज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोपोज्ड बाय द सील्ड एज, ये फार्मूला उन्होंने दिया। यहाँ पे क्यूबी क्या है, इज अ बेड लोड ट्रांसपोर्टेड इन मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर विड्थ ऑफ द चैनल। तो क्यूबी हम लोग इस फार्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद मेयर पीटर फार्मूला दिया उन्होंने क्या कहा, मेयर एंड पीटर हैड सजेस्टेड दैट द यूनिट ट्रैक्टिव फोर्स कॉजिंग बेड लोड टू मूव इज रिड्यूस्ड बाई रिपल्स। ठीक है, तो उन्होंने अपना एक जीबी का फार्मूला दिया, जीबी क्या है, रेट ऑफ बेड लोड ट्रांसपोर्ट इन न्यूटन पर मीटर विड्थ ऑफ चैनल पर सेकेंड। तो जीबी का उन्होंने फार्मूला दिया, जीबी उसके हेल्प से हम लोग क्यूबी निकाल सकते हैं, जीबी इक्वल टू क्यूबी इंटू गामा यू इंटू जी एस।
और जी बी की वैल्यू ये दे रखी है। ठीक है, इससे क्यू भी निकाल लेंगे, हो जाएगा। एन डैश जो यहाँ पे है वो मैनिंग्स कोफिशिएंट पर्टेनिंग टू ग्रेन साइज ऑन एन अनरिपल्ड बेड एंड यही सब है। चलो इस चीज़ नोट करो, द चैनल डिजाइन will not be successful unless full provision is made for the effect produced by the actual quantity of sediment moving in the channel। ठीक है, एडी विस्कोसिटी क्या होती है ये भी देख लेते हैं। द रेट ऑफ मास एक्सचेंज पर यूनिट एरिया बिटवीन द एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड, ये होती है एडी विस्कोसिटी। नाउ डिजाइन ऑफ स्टेबल चैनल्स इन इंडिया, कैसे डिजाइन किया जाता है स्टेबल चैनल को। द रेजिस्टेंस इक्वेशन गिवन बाय चेजिस एंड मैनिंग्स इज वेल एप्लीकेबल टू rigid boundary channels, but as soon as the sediment movement starts, undulations developed on the bed, which increases the boundary resistance of the channel. Besides this, some energy is required to move the grain. The suspended load carried due to turbulence in the flow further affect the resistance of the alluvial stream। ठीक है, all these factors makes the evolution of resistance of alluvial stream a very complex problem, and complexity further increases if one includes the effect of channel slope, non-uniformity of sediment size, discharge variation and other such factors अगर include कर लिए जाएँ तो in India alluvial channels are designed on the basis of hypothetical theories given by the Kennedy and Lacy। अब हम लोग इनको पढ़ेंगे। For designing a properly functional channel, one must think to design a channel in which neither silting nor scoring takes place। Such channels are called stable channels or regime channels। ठीक है, तो regime एक्चुअली क्या है, that this type of state is possible only in artificial channel, और ये नेचुरल चैनल में इस टाइप की स्टेट नहीं फॉर्म होती है। तो द वेलोसिटी ऑफ वाटर शुड बी सच दैट इट डज नॉट प्रोड्यूस लोकल सिल्ट बाय इरोजन ऑफ चैनल बेड एंड स्लोप्स। ठीक है, ना रिजाइम कंडीशंस क्या हैं, देखो ये कंडीशंस हैं टू एस्टेब्लिश द चैनल टू बी इन डिजाइन। क्या पहली, द चैनल शुड फ्लो यूनिफॉर्मली in unlimited incoherent alluvium of the same character as that transported by the channel। दूसरा है silt grade and silt charge should be constant। और तीसरा है discharge should be constant। ठीक है, नाउ कैनेडी थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग। देखो आरजे कैनेडी इन 1895 carried out extensive investigation on some of the canal reaches in the upper Bari Doab canal system। He selected some straight reaches of the canal section which had not posed any silting and scouring problem for a long time in the past। ठीक है, on the basis of these observations he concluded that the silt supporting power in a channel cross section was mainly dependent upon the generation of the eddies rising to the surface। These eddies are generated due to the friction of the flowing water with the channel surface। The vertical component of these eddies try to move the sediment up and the weight of the sediment tries to bring it down, thus keeping the sediment in suspension। So silting will be avoided if velocity is sufficient to generate these eddies so as to keep the sediment just in suspension। ठीक है, the Kennedy defined the critical velocity in a channel as the mean velocity which will just keep the channel free from silting or scouring, and related it to the depth of the flow by the equation v naught is equal to c1 into y की पावर c2। ठीक है, तो अब फॉर्मूला वर्क फॉर द स्पेशल केस, मतलब अपर बारी दोआब चैनल के लिए वह फॉर्मूला वर्क करता है। फॉर अदर कैनाल्स कैनेडी इंट्रोड्यूस्ड a factor in this equation to account for the type of soil through which the canal was to pass। This factor came to known as critical velocity ratio and denoted by m। The equation for
critical velocity was modified as v naught is equal to 0.55 m by power 0.64। m की वैल्यू दी हुई है डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्ट के लिए। चलो ना वो लोग डिजाइन प्रोसीजर देख लेते हैं क्या है। डिटरमाइन द क्रिटिकल वेलोसिटी v naught by the above equation by assuming a trial depth, and then determine area by dividing discharge by velocity v. For this area, determine channel dimensions. Velocity is calculated by using Cutter's formula, Manning's formula, etc. If the two velocities v naught and v are same, then assumed depth is alright. Otherwise, change it and repeat the procedure till v and v naught become equal। तो ठीक है, तो कौन कौन से आइटम हमें पता करने पड़ेंगे। डिस्चार्ज क्यू, रफनेस कोफिशिएंट एन, सीवीआर क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो एम एंड बेड स्लोप एस। ये सब हमें पता होना चाहिए, तभी हम लोग यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, कटर्स फॉर्मूला दिया हुआ है, देख लो, इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। ये मैनिंग्स फॉर्मूला है 1/n r⁴ s पावर 1/2। ना एक चीज़ नोट करो, जो कटर इक्वेशन होती है इज यूज्ड विद कैनेडिक थ्योरी। ठीक है, तो हम लोग कैनेडी थ्योरी में क्या है, कटर इक्वेशन का ही यूज करते हैं, तभी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आती है। नाउ वेरियस ड्रॉबैक्स इन कैनेडी थ्योरी क्या है, देखो। दिस थ्योरी इज एम टू डिजाइन ओनली एन एवरेज रेजाइम चैनल। द डिजाइन ऑफ चैनल बाय दिस मेथड इन्वॉल्व्स ट्रायल एंड एरर। Cutter equation is used for determining the mean velocity of the flow, and hence limitations of Cutter equation are incorporated in the Kennedy's theory. The significance of width to depth ratio is not considered in this theory. No equation for the bed slope has been given. Silt charge मतलब silt concentration and silt grade is not considered. The value of m मतलब critical velocity ratio is decided arbitrarily. There is no method to determine its value. ये सब ड्रॉबैक है। Now, a lot of mathematical calculations are required in designing irrigation channels by the use of Kennedy method. To save mathematical calculations, graphical solution of Kennedy's and Cutter equation was evolved by the Garrett डायग्राम होता है, उसके हेल्प से करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लेसिस थ्योरी। देखो, लेसी क्या थे, एक एमिनेंट सिविल इंजीनियर थे ऑफ उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट के इन 1939। ही फाउंड आउट मैनी ड्रॉबैक्स इन कैनेडीज थ्योरी एंड ही पुट आउट फॉरवर्ड हिज थ्योरी, नई थ्योरी अपनी पुट आउट की। नाउ लेसिस रिजाइम चैनल क्या होता है, देखो। इट वाज स्टेटेड बाय कैनेडी दैट अ चैनल इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रिजाइम इफ देयर इज नाइदर सिल्टिंग नॉर स्कोरिंग इन द चैनल। But Lacey come out with the statement that even a channel showing no silting or no scoring may actually not be in regime। ठीक है, तो he differentiated 3 regime conditions। कौन कौन सी, ट्रू regime, इनिशियल regime एंड फाइनल regime। तीनों जानते हैं एक एक करके। देखो, ट्रू regime क्या होता है, a channel shall be in regime if there is neither silting nor scoring। In order to satisfy this condition, the silt load entering the channel must be carried through by the channel section. Moreover, there can be only one channel section and one bed depth at which a channel carrying a given discharge and a particular quantum and type of silt would be in regime। ठीक है, hence an artificially constructed channel having a certain fixed section and certain fixed slope can behave in regime only if the following conditions are satisfied। कौन कौन सी कंडीशन है, डिस्चार्ज इज कांस्टेंट, फ्लो इज यूनिफॉर्म, सिल्ट चार्ज इज कांस्टेंट, मतलब क्या, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ सिल्ट हो, सिल्ट ग्रेड इज कांस्टेंट, मतलब क्या, टाइप एंड साइज ऑफ सिल्ट जो है ऑलवेज सेम हो, एंड चैनल इज फ्लोइंग थ्रू अ मटेरियल विच कैन बी स्कॉर्ड as easily it can be deposited। Such soil is called incoherent alluvium and is of same grade as is transported। Hence,
or design channel shall be in two regime if the above conditions are satisfied. But in practice, all these conditions can never be satisfied, and therefore artificial channels can never be in two regime. They can either be in initial regime or फाइनल रिजाइम. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इनिशियल रिजाइम क्या होता है. देखो, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिजाइम अटेन्ड बाय चैनल. इफ चैनल इज एक्सक्यूटेड with smaller width and flatter bed slope, then the flow takes place in the channel. Bed slope of the channel is increased due to deposition of silt on the bed of the channel to develop an increased velocity. ठीक है, तो with increase in the bed slope the depth may also vary, but the width of the channel does not change because the sides of the channel are usually cohesive and hence they resist erosion. So, keeping the discharge, silt grade, silt charge and width fixed, and only by varying bed, slope and depth, the channel attains stability. This condition is called initial regime. ठीक है, नाउ फाइनल रिजाइम क्या होता है. देखो, it is the ultimate state of regime attained by channel when in addition to bed slope and width, the depth and width of the channel is also adjusted as per the requirement. In this condition, the resistance of the side of the channel is ultimately overcome due to continuous action of the water. The channel adjusts its width, depth and slope, bed slope in order to obtain a stable channel. This condition is called फाइनल रिजाइम. ठीक है, तो देखो ये चैनल शेप जो कब होगा, जब कोर्स सिल्ट होगी. ये वाला कब होगा, जब मीडियम सिल्ट होगी. और ये वाला कब होगा, जब फाइन सिल्ट होगी. ठीक है, नाउ such a channel in which all variables are equally free to vary has a tendency to assume a semi-elliptic section. The coarser the silt, the flatter is the semi-ellipse, that is, greater is the width of the water surface. The finer the silt, the more nearly the section attains a semicircle. ठीक है, now एक चीज़ नोट करो, the various equations developed by the Lacies are applicable to the channels which has attained final regime. Final regime में ही के लिए applicable है Lacies equation. Hence, we can conclude that total number of independent equations that form the Lacies regime theory is 3. Now, design procedure for the Lacies theory. क्या design procedure है, देखो. Velocity can be calculated as this formula v is equal to qf square upon 140 की पावर 1/6. यहाँ पे f क्या है, सिल्ट फैक्टर है. इट इज इक्वल टू 1.76 रूट ओवर DMM. तो वेलोसिटी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, r इक्वल टू 2.5 v स्क्वायर अपॉन f इस फॉर्मूले से. वेटेड पेरीमीटर p इक्वल टू 4.75 q इससे कैलकुलेट कर सकते हैं. और फाइनली द बेड स्लोप इज डिटरमाइंड आफ्टर नोइंग द अबव वैल्यू बाय द इक्वेशन. ये इस फॉर्मूले से s इक्वल टू 5f की पावर 5/3 अपॉन 3340 की पावर 1/6. ठीक है, तो एक चीज़ नोट करो, इफ़ बेड जो साइड स्लोप अगर नहीं गिवन है तो वी कैन एज्यूम 0.5 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल. ठीक है, लेसिस रिजाइम विड्थ एंड स्कॉर डेप्थ फॉर एल्यूवियल रिवर रिजाइम विड्थ जो होती है 4.75 रूट पर क्यू होती है. फॉर सच स्ट्रीम लेसिस रिजाइम स्कॉर डेप्थ जो होती है 0.48 क्यू अपॉन एफ की पावर 1/3 होती है. अबव स्कॉर डेप्थ फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन रिवर विड्थ इक्वली रिजाइम विड्थ, रिवर विड्थ जो है इक्वल्स हो रिजाइम विड्थ के. फॉर एनी अदर रिवर विड्थ नॉर्मल डेप्थ इज गिवन बाय 1.35 क्यू स्क्वायर अपॉन एफ की पावर 1/3. ठीक है, क्यू क्या है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है. नाउ अब ड्रॉबैक्स देख लेते हैं क्या क्या है लेसिस थ्योरी के. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिजाइन
channel are not precisely defined. The true conditions defined by Lacey's are only theoretical and may not be achieved in actual practice. The derivation of various equations by considering a single factor called Silt factor f is not satisfactory, as there can be different value of f for the bed and the sites. Silt charge and silt grade have not been defined properly. Lacey indicated that a true regime channel has a semi-elliptical section, but the same is not supported by any of his equations. The actual dimensions of stable channel are often found to be vastly different from those given by Lacey's equation, with f based on the size of the bed material only. Moreover, the values of f obtained from various equations of Lacey's are quite divergent. ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है? लास्ट, Lacey's equations are highly empirical and it is based on the data obtained from channels flowing in a particular type of material. ठीक है, चलो एक नज़र मार लेते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन लेसिस एंड कैनेडी थ्योरी। कैनेडी ने ट्रेपेजॉइडल माना, लेसिस ने सेमी एलिप्टिकल शेप माना। कैनेडी ने माना कि सिल्ट इज केप्ट इन सस्पेंशन ड्यू टू एडीज जनरेटेड बाय द बॉटम। इन्होंने कहा लेसिस ने कि सिल्ट इज केप्ट इन सस्पेंशन ड्यू टू एडीज थ्रू आउट द जनरेटेड बाय थ्रू आउट द पेरीमीटर। इन्होंने कटर इक्वेशन को माना, इन्होंने अपनी इक्वेशन दी, ठीक है, वेलोसिटी निकालने के लिए। इन्होंने कोई इक्वेशन नहीं दी बेड स्लोप निकालने के लिए कैनेडी ने, इन्होंने अपनी इक्वेशन दी लेसिस ने बेड स्लोप निकालने के लिए। कैनेडी क्या है, ट्रायल एरर मेथड है, और लेसिस क्या है, एक डायरेक्ट प्रोसीजर है। ठीक है, नाउ लाइनिंग ऑफ कैनाल, कैसे कैनाल की लाइनिंग होती है, क्यों होती है? देखो, मोस्ट ऑफ द कैनाल्स कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया टू कैरी इरीगेशन वाटर आर अनलाइंड and a large part of the costly irrigated water is lost in percolation and absorption as seepage loss. Such seepage loss of costly irrigation water must be minimized and this is done by lining the irrigation canal. ठीक है, एडवांटेज देख लेते हैं लाइनिंग की क्या है। देखो, सीपेज लॉसेस आर कंसिडरेबली रिड्यूस्ड, इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉगिंग। ठीक है, और क्या है, द कैपेसिटी ऑफ चोजन कैनाल सेक्शन कैन बी इंक्रीज्ड। अ लाइन कैनाल कैन बी डिजाइंड नॉट ओनली स्मॉलर इन क्रॉस सेक्शन बट आल्सो शॉर्टर इन लेंथ। मेंटेनेंस ऑफ अनलाइंड कैनाल इन्वॉल्व ह्यूज एक्सपेंडिचर। ठीक है, lining reduces this expenditure, or small breach in unlined canal result in washing away of considerable length of the embankment, leading to the flooding of certain areas and causing scarcity of irrigation water in other areas. A strong concrete lining eliminates all such danger. ठीक है, तो वेरियस टाइप्स ऑफ लाइनिंग्स देयर कंस्ट्रक्शन और यूज़ देखते हैं। देखो, कौन कौन सी लाइनिंग होती हैं। पहली है हार्ड सरफेस लाइनिंग, इसमें कौन कौन सी आती हैं, कास्ट इन सीटू सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग, शॉर्टक्रीट और प्लास्टर लाइनिंग, सीमेंट कंक्रीट टाइल लाइनिंग और ब्रिक लाइनिंग, एस्फाल्टिक कंक्रीट लाइनिंग एंड बुल्डर लाइनिंग। ये सब जो हार्ड सरफेस लाइनिंग्स हैं। नाउ अर्थ टाइप लाइनिंग कौन कौन सी हैं, कॉम्पैक्टेड अर्थ लाइनिंग एंड सॉइल सीमेंट लाइनिंग। ठीक है, ना रिक्वायरमेंट ऑफ गुड लाइनिंग क्या है। देखो, इकोनॉमी, द टाइप ऑफ लाइनिंग सेलेक्टेड should not only be economical in initial cost but also in repair and maintenance cost. ठीक है, structural stability, should be able to withstand the differential subsoil water pressure from the behind the lining due to subgrade getting saturated through सीपेज और रेन। ठीक, और ड्यू टू सडन ड्रॉडाउन ऑफ द कैनाल। ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए,
The canal lining should be able to withstand the natural wear and tear, such as the effect of velocity of water, rain, sunshine, frost and thawing, thermal and moisture change, chemical action, salt, ये सब जो है withstand कर सके. Next, repairability. The lining will get damaged with its use over the period of time. It should be such that it can be repaired easily and economically. ठीक है. Impermeability होनी चाहिए, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस टू कोरोजन होना चाहिए. नाउ इकोनॉमिकल जस्टिफिकेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ कैनाल. देखो, इफ एवरेज एनुअल बेनिफिट इज ग्रेटर देन एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट, लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज कॉल्ड डिजायरेबल. ठीक है. एवरेज एनुअल बेनिफिट क्या होगा? लेट एम इज द क्यूबिक्स ऑफ वाटर टू बी सेव्ड पर ईयर at the rate of rupees r1 per meter cube per second. Then total amount of saving होगी m into r1. If rupees r2 is the rupees r2 per year is saved in the maintenance cost of the canal, p is the fraction of it is saved, then total money जो saved होगी p into r2. तो total annual benefit हो गया m into r1 plus p into r2. ठीक है, पर ईयर. एनुअल एक्सपेंस कितना हो गया? Let C be the total initial investment required for lining the canal, whose service life is y years. Then total average annual expense for lining will be C upon y. ठीक है. If R is the present rate of annual simple interest, then locked up capital जो होगी C of for C rupees would earn annually C into R by 100. तो कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट डिक्रीजेस फ्रॉम सी टू जीरो इन वाई ईयर्स. तो एनुअल एवरेज एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट हो गई सी इंटू आर अपॉन 2 इंटू 100. देयरफॉर एनुअल एक्सपेंस ऑफ द कॉस्ट हो गया सी बाई वाई प्लस 1/2 ऑफ सी आर बाई 100. तो बेनिफिट टू कॉस्ट जो है शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. तो एजम्पशन क्या माने गए हैं? मेक द कैलकुलेशन फॉर 1 किलोमीटर पर लेंथ ऑफ द कैनाल एंड फाइंड द कॉस्ट एंड बेनिफिट फॉर 1 ईयर. इंटरेस्ट रेट जो है 5 से 8%, 5 to 8% लेना चाहिए. परसेंटेज सेविंग मेंटेनेंस कॉस्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 40%. लाइफ ऑफ कैनाल आफ्टर लाइनिंग इज 40 to 60 ईयर्स. सीपेज लॉस फ्रॉम द अनलाइंड कैनाल इज 30 to 35% एंड फ्रॉम दैट ऑफ लाइंड कैनाल इट मे बी 1 to 2%. ठीक है. नाउ हम लोग देखते हैं डिजाइन ऑफ लाइंड इरिगेशन कैनाल कैसे डिजाइन करेंगे. देखो, इन केस ऑफ चैनल्स लाइंड विद हार्ड सरफेस मटेरियल, 2 टाइप ऑफ चैनल सेक्शंस आर अडॉप्टेड. कौन कौन से? ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन फॉर स्मॉल डिस्चार्ज, और उसका बॉटम जो है सर्कुलर हो, एंड ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन फॉर लार्जर डिस्चार्ज, जिसका जो बॉटम हो राउंडेड कॉर्नर्स हो. ठीक है. इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एरिया टू पेरीमीटर रेशियो, द कॉर्नर जो है वो राउंड कर दिए जाते हैं. तो ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए देखो एरिया फॉर्मूला ये है, पेरीमीटर ये है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ 1/2 हो जाता है. ठीक है, डायग्राम दिया हुआ है. ट्रापेजॉइडल सेक्शन के लिए एरिया दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है. ये फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं और मैनिक फार्मूला का यूज़ करके हम लोग सॉल्व डिजाइन कर सकते हैं. तो मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी इन डिफरेंट टाइप ऑफ लाइनिंग क्या है? सबसे ज़्यादा देखो सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के लिए 2 to 2.5 मीटर पर सेकेंड, फिर बाकी लाइनिंग के लिए. ठीक है. नाउ हम लोग देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज फॉर द क्रॉस सेक्शन ऑफ एन इरिगेशन कैनाल. देखो, अ टिपिकल सेक्शन ऑफ अ कैनाल इज शोन इन दिस फिगर. ठीक है, जूम करके दिखा देते हैं. ये देखो, इसमें देखो ये बैंक है, ये नॉर्मल सप्लाई लेवल है, ये फिलिंग है, ये फ्री बोर्ड है, ये फुल सप्लाई लेवल है, ये फ्री बोर्ड था ना, ये बर्म है, ये कटिंग में है, ये बेड है. ठीक है. अब जानते हैं हम लोग, पढ़ते हैं इनके बारे में. देखो, अ टिपिकल सेक्शन इज शोन हेयर. सेक्शन इज पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन फिलिंग. एम्स एट बैलेंसिंग द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन विद दैट इन फिलिंग. ठीक है. समटाइम्स व्हेन द नेचुरल सरफेस लेवल इज अबव द टॉप ऑफ द बैंक,
the entire canal section will have to be in cutting, and it shall be called canal in cutting. Similarly, when the normal supply level is lower than the bed level of the canal, the entire canal section will have to be built in filling, and it is called canal in filling or canal in banking. तो साइड स्लोप्स क्या होता है? फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ साइड स्लोप it depends upon the type of soil. ठीक है, स्टीपर द स्लोप कैन बी प्रोवाइडेड इन कटिंग रेदर देन इन फिलिंग. जनरली क्या होता है, इन कटिंग में 1 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल लेते हैं, या फिर 1.5 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल. फिलिंग में 1.5 से 2 हॉरिजॉन्टल तक ले लेते हैं इन 1 वर्टिकल. ठीक है. नाउ बर्म क्या होते हैं? देखो, berm is the horizontal distance left at ground level between the toe of the bank and the top edge of the cutting. Berm serve the following purposes. कौन कौन से? The silt deposited on the side is fine, very fine and impervious. It should therefore serve as good lining for reducing losses, leakage and consequent breaches. They help the channel to attain regime conditions, as they help in providing a wider water if required. They give a additional strength to the bank and provide protection against erosion and breaches. They provide a scope for future widening of the canal. ठीक है. Berm can be used as borrow pit for excavating soils to be used for the filling. Now freeboard. देखो, the margin between full supply level and bank level is known as freeboard. ठीक है, जनरली 0.5 to 1.90 मीटर तक होता है freeboard. ठीक है. नाउ बैंक क्या है? द प्राइमरी पर्पज ऑफ बैंक इज टू रिटेन वाटर. ठीक है. इट कैन बी यूज्ड एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो. यहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकती है फॉर द इंस्पेक्शन. दे शुड बी वाइड इनफ सो दैट मिनिमम कवर ऑफ 0.5 मीटर इज अवेलेबल अबव द सेचुरेशन लाइन. ये सेचुरेशन लाइन है, इसके ऊपर 0.5 मीटर का कवर होना चाहिए. ठीक है. सर्विस रोड क्या होती हैं? सर्विस रोड्स आर प्रोवाइडेड ऑन द कैनाल्स फॉर inspection purpose and may simultaneously serve as the means of communication in remote areas. ठीक है. डावलास क्या होते हैं? देखो, एज ए मेजर ऑफ सेफ्टी इन ड्राइविंग, डावलास ऑफ 0.3 मीटर हाई, ये देखो डावला दिए हुए हैं, एंड 0.3 to 0.6 मीटर वाइड एट टॉप विद साइड स्लोप ऑफ 1.5:1 और 2:1 आर प्रोवाइडेड अलॉन्ग द बैंक्स. ठीक है. बैक बर्म और काउंटर बर्म क्या होता है? देखो, एवन आफ्टर प्रोवाइडिंग सफिशिएंट सेक्शन फॉर बैंक embankment, the saturation gradient line may cut the downstream end of the bank. In such a case, a saturation line can be kept covered at least by 0.5 meter with the help of counter berm. ये देखो काउंटर बर्म का डायग्राम है. ठीक है. ये काउंटर बर्म है, नहीं, मिनिमम कवर 0.5 मीटर होना ही चाहिए. ना स्पॉइल बैंक क्या होता है? देखो, when the earthwork in excavation exceeds earthwork in filling, even after providing maximum width of the bank embankment, the extra earth has to be disposed of economically. The soil is in the form of heaps on both bank or only on one bank. These heaps of soil are discontinued at suitable interval, and longitudinal drains running by their sides are excavated for the डिस्पोजल ऑफ रेन वाटर. तो ये स्पॉइल बैंक है. ठीक है. ये ड्रेन है, सर्विस रोड. बोरो पिट क्या है? व्हेन अर्थवर्क इन फिलिंग एक्सीड्स द अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, द अर्थ हैज़ टू बी ब्रॉट फ्रॉम समवेयर. द पिट्स विच आर डग फॉर ब्रिंगिंग अर्थ आर नोन एज बोरो पिट. इफ सच पिट्स आर एक्सकेवेटेड आउटसाइड द चैनल, they are known as external borrow pit, and if they are excavated somewhere within the channel, it is known as internal borrow pit. It is a very costly affair to bring soil from the distance. चलो हो गया. थैंक यू.